नमस्कार। आज की ज्योग्राफी एनसीईआरटी की क्लास में कक्षा 11 की एनसीईआरटी के चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। कक्षा 11 की एनसीईआरटी में चौथे अध्याय का नाम है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। वर्तमान समय में हम लोग भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत नाम की एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें जो चौथा चैप्टर है वह है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक दिया गया है वह है महाद्वीपीय प्रवाह, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ें उससे पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। पहले मैं आप लोगों को एक मानचित्र दिखाता हूं। ये मानचित्र देख के आप लोग पहचान गए होंगे कि ये वर्तमान समय में विश्व का मानचित्र है और इस मानचित्र में यहाँ ये है नॉर्थ अमेरिका। एनए का मतलब नॉर्थ अमेरिका। ये हो गया साउथ अमेरिका का क्षेत्र। ये अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्र हो गया। ये यूरोप का क्षेत्र हो गया। ये रशिया का क्षेत्र हो गया। इधर चाइना का क्षेत्र हो गया। ये इंडिया का क्षेत्र हो गया। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये अंटार्कटिका का क्षेत्र हो गया। तो ये जो सभी स्थलीय भाग जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाए हैं, ये वर्तमान समय में अस्तित्व में है इसी रूप में, लेकिन ये हमेशा से ऐसे ही नहीं रहे हैं। अतीत में इनके क्षेत्र में बदलाव हुआ है, इनके स्थान में बदलाव हुआ है। अतीत में इनके स्थानों में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, उसको एक मानचित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। उसको समझने से फिर आगे की चीज़ों को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, और इसमें कई सारी इमेजेस दिखाई गई हैं। ये पूरे पृथ्वी के संदर्भ में स्थलीय भागों के जगहों को दिखाया गया है। जैसे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 5400 लाख वर्ष पूर्व। इसका मतलब हो गया 54 करोड़ वर्ष पूर्व। 54 करोड़ वर्ष पूर्व आप लोग देखेंगे कि जो स्थलीय भाग हैं वे पूरी पृथ्वी पर किस प्रकार से वितरित थे। इन नंबर्स से समझ लीजिएगा। पहला नंबर अफ्रीका के लिए है, तो अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पर था। दूसरा नंबर है दक्षिण अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका यहाँ पर था। तीसरा नंबर है अंटार्कटिका का, अंटार्कटिका का क्षेत्र सर्च करिए यहाँ पर, ये रहा अंटार्कटिका का क्षेत्र। 4 नंबर से ऑस्ट्रेलिया को दिखाया गया है, यहाँ पर हो गया। 5 नंबर से भारत को दिखाया गया है, ये रहा। 6 नंबर से चीन को दिखाया गया है। 7 नंबर से उत्तर अमेरिका को दिखाया गया है। 8 नंबर से यूरोप को दिखाया गया है। 9 एवं 10 से रूस या साइबेरिया को क्षेत्र को दिखाया गया है। तो 54 करोड़ वर्ष पूर्व जो विभिन्न स्थल भाग हैं उनकी स्थिति यहाँ पर थी। 54 करोड़ वर्ष पूर्व से आगे बढ़िए। अब स्थिति आ जाती है 42 करोड़ वर्ष पूर्व की। इसमें देखिए, उन्हीं नंबर से आप लोग समझते जाइए। 1 नंबर से अफ्रीका को दिखाया गया है। पहले अफ्रीका यहाँ पर था, अब 42 करोड़ वर्ष पूर्व स्थिति कहाँ पर आ गई अफ्रीका की? यहाँ पर आ गई। दक्षिण अमेरिका यहाँ पर आ गया, उत्तर अमेरिका यहाँ पर आ गया। 3 नंबर से अंटार्कटिका को दिखाया गया, तो अंटार्कटिका यहाँ पर आ गया। 4 नंबर से ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आ गया और 5 नंबर से भारत को दिखाया गया यहाँ पर। 6 नंबर से चीन को तो यहाँ पर आ गया। 8 नंबर से यूरोप को दिखाया गया है, यूरोप ये रहा। 9-10 से साइबेरिया या रूस के क्षेत्र को दिखाया गया है, ये यहाँ पर आ गया। अब इससे भी आगे बढ़िए। अब आ गया 30 करोड़ वर्ष पूर्व की स्थिति। यहां से समझिए, 30 करोड़ वर्ष पूर्व की स्थिति यहां पर है। अफ्रीका महाद्वीप यहां पर है, दक्षिण अमेरिका यहां पर आ गया, उत्तर अमेरिका यहां पर आ गया, भारत का क्षेत्र ये रहा, अंटार्कटिका का क्षेत्र ये रहा, चीन का क्षेत्र ये है, यूरोप का क्षेत्र यहां पर है, रूस और साइबेरिया का क्षेत्र यहां पर हो गया। अब इससे भी आगे बढ़िए, 12 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका यहाँ पर है, उत्तर अमेरिका यहाँ पर है, यूरोप यहाँ पर है, रूस साइबेरिया का क्षेत्र यहाँ पर हो गया। 4 नंबर से दिखाया गया है ऑस्ट्रेलिया को, ये रहा।
भारत का क्षेत्र यहां पर हो गया, अंटार्कटिका का क्षेत्र यहां पर हो गया। अब इससे भी आगे बढ़िए, ये वर्तमान स्थिति है। ये वर्तमान समय में, अब आप वर्तमान समय में देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप यहाँ पर है, उत्तर अमेरिका यहाँ पर है, ये हो गया यूरोप का क्षेत्र, ये अफ्रीका का क्षेत्र हो गया, ये भारत का क्षेत्र हो गया, इधर चाइना का क्षेत्र हो गया, ये रूस का क्षेत्र हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, और इधर ये अंटार्कटिका का क्षेत्र हो गया। इसी क्षेत्र को, इस वाले मानचित्र को अगर हम बड़े मानचित्र पर देखें तब आप देखेंगे कि आपको इस तरीके से दिखाई देगा। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, इंडिया, चाइना, इधर रशिया का क्षेत्र हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र हो गया, ये अंटार्कटिका का क्षेत्र हो गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये जो मानचित्र के माध्यम से समझा है कि 52 करोड़ वर्ष पूर्व स्थलीय भागों की स्थिति यहाँ पर थी, 42 करोड़ वर्ष पूर्व उनकी स्थिति में बदलाव आ गया, फिर 30 करोड़ वर्ष पूर्व उनकी स्थिति में और बदलाव आया, 12 करोड़ वर्ष पूर्व उनकी स्थिति में और बदलाव आया, और उसके बाद स्थलीय भागों का ये वाला प्रारूप सामने आया। तो वर्तमान समय में जो स्थलीय भाग हैं वे इस रूप में हैं। हम लोगों ने जिस तरीके से समझा कि अतीत से लेकर और वर्तमान समय तक स्थलीय भागों में प्रवाह होता रहा है और ये प्रवाह आगे भी होता रहेगा। जैसे हम लोग वर्तमान समय में ये वाला मानचित्र देख रहे हैं, आज से 10 करोड़ साल बाद, 20 करोड़ साल बाद, 30 करोड़ साल बाद ये मानचित्र विश्व का इस प्रकार से नहीं रहेगा, स्थलीय भाग इस प्रकार से नहीं रहेंगे, बल्कि प्रवाह के माध्यम से ये भी इसके स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहेगा। तो यहाँ तक की चर्चा से हमने ये समझ लिया है कि जो स्थलीय भाग हैं या जो महाद्वीपीय भाग हैं उनमें प्रवाह होता रहा है, वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट होते रहे हैं। अब हमें इन सब चीज़ों को समझने के बाद इस चैप्टर में दी गई आगे की चीज़ें समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं महाद्वीपीय प्रवाह के बारे में कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें प्रवाह हुआ है। कुछ बातें आप लोगों को समझाई गई हैं कि ऐतिहासिक रूप से किसने सबसे पहले इस संभावना को व्यक्त किया था। विज्ञान के इतिहास के ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि सन 1596 में 1596 में एक डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम ऑर्टेलियस नाम था उनका, उन्होंने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था कि महाद्वीपों में प्रवाह हो रहा है। उसके बाद एंटोनियो पेलेग्रिनी ने एक ऐसा मानचित्र बनाया था जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया गया था। और उसके बाद आ जाते हैं जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर, जिन्होंने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तावित किया और ये सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से ही संबंधित था। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में ही पढ़ेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में पढ़ें उससे पहले 2-3 बातें समझ लीजिएगा। अल्फ्रेड वेगनर जो थे वे जर्मन के रहने वाले एक मौसमविद और जलवायुविद थे। अल्फ्रेड वेगनर ये जर्मनी के रहने वाले थे और ये मुख्य रूप से एक जलवायुवेत्ता थे। तो ये पूरे विश्व में जलवायु का अध्ययन कर रहे थे। पूरे विश्व के संदर्भ में जलवायु का अध्ययन करते हुए इन्होंने पाया कि वर्तमान समय में विश्व के वे क्षेत्र जो उष्ण कटिबंध में अवस्थित हैं उन क्षेत्रों में अतीत में शीत जलवायु के इन्हें प्रमाण मिले और वर्तमान समय में जो क्षेत्र शीत कटिबंध में अवस्थित हैं तो उस क्षेत्र में इन्हें अतीत में उष्ण या गर्म जलवायु के प्रमाण मिले। इससे 2 बातें निकलकर सामने आती हैं कि या तो जो जलवायु कटिबंध हैं उनमें स्थानांतरण हुआ होगा और या फिर महाद्वीपीय क्षेत्र जो हैं, स्थलीय भाग जो हैं, उनमें प्रवाह हुआ होगा। इन्होंने आगे और रिसर्च किया तो इन्हें जलवायु कटिबंधों के स्थानांतरण का कोई भी प्रमाण नहीं मिला, लेकिन इन्हें संकेत मिले कि अतीत में जो स्थलीय भाग हैं या जो महाद्वीपीय भाग हैं उनमें प्रवाह हुआ है, उनके अवस्थिति में स्थानांतरण हुआ है।
तो उसी से प्रेरित होकर इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, और ये सिद्धांत इन्होंने दिया था 1912 में। मूल रूप से 1912 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया, लेकिन 1912 के बाद की जो परिस्थितियां थीं तो उसमें प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाने के चलते उसकी विस्तृत विवेचना नहीं की जा सकी। उसकी विस्तृत विवेचना की गई 1915 और 1920 में। अब समझ लीजिएगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या था। वेगनर महोदय ने बताया कि आरंभ में जो स्थलखंड हैं पृथ्वी के, वे सभी एक साथ एकत्रित थे, और उन सभी स्थलखंडों से मिलकर जो विशाल स्थलीय भाग बनता था उसे कहा जाता था पैंजिया। ये जो आप लोग पीले रंग से जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये स्थलीय भाग को दिखा रहा है। जैसे यहां से लेकर ये सारा क्षेत्र जो भी आप पीले रंग से देख रहे हैं, ये सारा स्थलीय भाग को दिखा रहा है, और इधर जो नीले रंग से आप जो कुछ भी देख रहे हैं, ये सारा ये जलीय भाग को दिखा रहा है। तो इन्होंने संकल्पना दी कि आरंभ में जो वर्तमान समय के जो स्थलीय भाग हैं या महाद्वीपीय भाग हैं, ये सभी एक साथ इकट्ठे थे, और जब इनके इकट्ठे होने से जो विशाल महाद्वीप या विशाल स्थलीय भाग बन रहा था, उसको इन्होंने नाम दिया पैंजिया का। पैंजिया। और इस स्थल भाग के चारों ओर जल फैला हुआ था, और जो जलीय भाग था उसको इन्होंने नाम दिया पैंथालासा। लिखा हुआ भी है पैंथालासा। तो इस संकल्पना के अनुसार वर्तमान समय के जितने भी महाद्वीप हैं या जितने भी स्थलीय भाग हैं, वे सब एक साथ हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका इत्यादि। तो जो सभी स्थलीय भाग थे वे आरंभ में एक ही जगह पर एकत्रित थे, और उस विशाल स्थलीय खंड को उन्होंने पैंजिया का नाम दिया। ये पैंजिया चारों ओर से विशाल जल राशि से घिरा हुआ था। उस विशाल जल राशि को उन्होंने पैंथालासा का नाम दिया। फिर उन्होंने बताया कि पैंजिया में विभाजन हुआ, पैंजिया का विखंडन हुआ लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व। तो पैंजिया का जब विखंडन हुआ तो पैंजिया सबसे पहले दो भागों में बट गया। ऊपरी भाग लॉरेशिया, और दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड। उत्तरी भाग लॉरेशिया कहलाया और दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड कहलाया। और इस विखंडन के बाद ये देखिए लिखा हुआ भी है, लॉरेशिया उत्तरी भाग हो गया और दक्षिणी भाग हो गया ये गोंडवानालैंड कहलाया। इसके बाद क्या हुआ कि लॉरेशिया और गोंडवानालैंड का भी विखंडन हुआ, और विखंडन होने के बाद स्थिति इस तरह से आई, इनमें और ज्यादा विखंडन हुआ, और ज्यादा विखंडन होने के बाद स्थिति इस तरीके से आ गई। 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व स्थिति ये थी, और इसके बाद वर्तमान स्थिति ये आ गई। कहने का मतलब ये है कि जो विशाल स्थलीय खंड था जिसे उन्होंने पैंजिया का नाम दिया, वह पैंजिया पहले दो भागों में विभाजित हुआ, जिसके उत्तरी भाग को लॉरेशिया नाम दिया, और उस विशाल स्थलीय भाग के दक्षिणी भाग को वेगनर ने गोंडवानालैंड का नाम दिया। उन दो खंडों में फिर से विखंडन हुआ, और विखंडन के परिणाम स्वरूप लंबे समय में वर्तमान स्वरूप में महाद्वीप अस्तित्व में आए। ये उनका सिद्धांत था। महाद्वीपों के प्रवाह के संदर्भ में उनकी एक मान्यता थी कि सियाल सीमा पर तैर रहा है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सियाल, जिसके बारे में आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, पिछली क्लास में भी पढ़ा था। सियाल, सियाल का मतलब सिलिका एल्यूमिनियम। सियाल सीमा पर तैर रहा है। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक्स, जब आप इसे और वेगनर के मॉडल को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ये पूर्व मान्यता मिल जाएगी। सियाल सीमा पर, सीमा को भी मैं उसी तरीके से लिख दे रहा हूं।
ये वेगनर की पूर्व मान्यता थी। तो सियाल का मतलब हो गया सिलिका और एल्यूमिनियम। तो जो सियाल जो क्षेत्र है वह किस क्षेत्र में होता है? महाद्वीपीय क्षेत्र में। और जो सिलिका और मैग्नीशियम का क्षेत्र है वह किस क्षेत्र में है? वह महासागरीय परपटी या जो निचले भाग हैं उनमें। तो वेगनर की ये मान्यता थी कि जो महाद्वीपीय भाग हैं जो मुख्यतः सियाल से बने हुए हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम से बने हुए हैं, तो वे महाद्वीपीय क्षेत्र सीमा से बने हुए या मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई महासागरीय परपटी के ऊपर तैर रहे हैं। ये उनकी पूर्व मान्यता थी। तो उन्होंने ही ये समझाने का प्रयास किया कि जो स्थलीय भाग हैं वे सीमा के ऊपर तैर रहे हैं या सिलिका मैग्नीशियम से बनी हुई परत के ऊपर तैर रहे हैं। ये उनकी मान्यता थी। ये सिद्धांत उन्होंने दिया कि पैंजिया का विखंडन हुआ और वर्तमान स्वरूप इस प्रकार से अस्तित्व में आया। ये वेगनर का सिद्धांत है। अपने इस सिद्धांत के पक्ष में उन्होंने प्रमाण क्या क्या दिए उन्हें भी समझ लीजिएगा। महाद्वीपों में साम्य। महाद्वीपों में साम्य का मतलब ये हो गया कि अगर आप देखेंगे यहां पर इस वाले क्षेत्र को, तो अगर इनको इस तरफ पास लाया जाए, इनको अगर पास लेके आ जाएं तो आप लोग देखेंगे कि जो बीच का जो गैप है वह फिल हो जाएगा और ये वाला क्षेत्र यहां पर मिल जाएगा, ये वाला क्षेत्र यहां पर मिल जाएगा, ये वाला जो क्षेत्र है वह यहां पर मिल जाएगा आकर। तो जो अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर जो स्थलीय भाग हैं उनकी आकारिकी में साम्य है। इसको और ज़्यादा अगर डिटेल में देखना हो तो इसे देखिए। अगर और ज़्यादा उनको क्लोज लेके आए तो ये फिर इस तरीके से एक साथ सारे मिल जाएंगे। एक प्रमाण तो उन्होंने ये दिया। अगला उन्होंने प्रमाण दिया महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। रेडियो डेटिंग के अकॉर्डिंग जब समय निर्धारण किया गया तब यह पाया गया कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों के किनारे जो स्थलीय भाग हैं उनके जो चट्टाने हैं उनकी आयु में समानता है, उनकी रचना में उनकी आयु में समानता पाई गई है। दूसरा प्रमाण ये दिया। तीसरा प्रमाण दिया टिलाइट का। टिलाइट ऐसी अवसादी चट्टानें हैं जो कि हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं, ग्लेशिएशन से या हिमनदीय निक्षेपण से निर्मित होती हैं। ये है एविडेंस फ्रॉम ग्लेशिएशन या हिमनदों से जो प्रमाण मिलता है। तो आप लोग देखेंगे कि इस इंडिया के इस वाले भाग में, अंटार्कटिका के क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में, अफ्रीका महाद्वीप के इस वाले भाग में और दक्षिण अमेरिका के इस वाले भाग में टिलाइट्स चट्टानों के अवशेष या टिलाइट चट्टानों के प्रमाण पाए गए हैं। तो इनसे भी ये सिद्ध होता है कि किसी समय ये सारे स्थलीय भाग आपस में एकत्रित रहे होंगे और बाद में ये विखंडित होकर अलग अलग हो गए। एक प्रमाण ये भी दिया। अगला दिया प्लेसर निक्षेप। प्लेसर निक्षेप का मतलब होता है कि जो जलीय भाग में सोने इत्यादि के जो निक्षेप पाए जाते हैं, इसके संदर्भ में भी समझ लीजिएगा। यहां पर घाना का क्षेत्र है, तो इस वाले क्षेत्र में सोने के निक्षेप पाए जाते हैं। सोने के निक्षेप तो पाए जाते हैं घाना के क्षेत्र में, लेकिन उद्गम चट्टानें नहीं पाई जाती हैं। इसके अलावा इस वाले ब्राजील के इस पठारी भाग में भी यहां पर भी सोने के निक्षेप पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि किसी समय ये वाला खंड जो है ये यहाँ पर एक साथ जुड़ा हुआ रहा होगा और बाद में ये विखंडित हो गया और इसका प्रवाह इस तरफ के लिए हो गया, इसका इस तरफ के लिए हो गया। इसी वजह से ये क्षेत्र अलग अलग हो गए। जीवाश्मों का वितरण। कुछ ऐसे जीव हैं जिनके जीवाश्मों का वितरण अलग अलग क्षेत्रों में मिलता है। जैसे देखिए, इसके लिए भी मैंने एक इमेज ली हुई है। जैसे देखिए, ये लाइसोसोरस नाम का एक जीव है और इस लाइसोसोरस जीव के जो जीवाश्म है वे अफ्रीका महाद्वीप के इस वाले क्षेत्र में मिलते हैं, मेडागास्कर में मिलते हैं,
इंडिया के इस वाले भाग में मिलते हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका के इस वाले क्षेत्र में भी मिलते हैं। तो इस वाले क्षेत्र में लाइसोसोरस नाम के जीवाश्म जो मिलते हैं, उनसे ये पता चलता है कि ये वाला क्षेत्र कभी एक साथ रहा होगा और ये जीव इस क्षेत्र में पाए जाते होंगे और बाद में इन क्षेत्रों का विखंडन हो गया और ये क्षेत्र एक दूसरे से अलग हो गए। वही कंडीशन है मेसोसॉरस के बारे में। मेसोसॉरस जो जीव है वह दक्षिण अमेरिका के इस वाले क्षेत्र में भी उसका जीवाश्म मिलता है, अफ्रीका महाद्वीप के इस वाले दक्षिणी भाग में, इस वाले भाग में मेसोसॉरस नाम के जीव का जीवाश्म मिलता है, इंडिया के इस वाले भाग में मिलता है। इसके अलावा अंटार्कटिका के इस वाले भाग में मिलता है और इसके अलावा भी ये ऑस्ट्रेलिया के इस वाले भाग में मिलता है। और जो मेसोसॉरस जो जीव हैं ये छोटे जीव हैं, ये उथले पानी में रहने वाले जीव हैं और ये इन क्षेत्रों में इसके जीवाश्म मिलने का मतलब है कि ये पहले कभी एक साथ ये स्थलखंड रहा होगा। इस वजह से सारे जीवाश्म इन क्षेत्रों में मिलते हैं और वर्तमान समय में इन क्षेत्रों के बीच में हजारों किलोमीटर की दूरी है और ये जीव हजारों किलोमीटर दूर तैर कर नहीं जा सकता। तो इससे भी ये अंदाज़ा लगाया गया है कि ये सारे जो क्षेत्र हैं ये पहले कभी एक साथ एकत्रित रहे होंगे और बाद में इनका विखंडन हुआ और ये प्रवाहित होकर एक दूसरे से अलग हो गए। एक यहाँ पर और भी दिया गया है, साइनोग्नाथस। ये इस जीव के प्रमाण जो मिलते हैं वे दक्षिण अमेरिका के इस वाले क्षेत्र में मिलते हैं और अफ्रीका महाद्वीप के इस वाले क्षेत्र में मिलते हैं और ये क्षेत्र दोनों वर्तमान समय में एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर हैं। तो इससे भी ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो क्षेत्र हैं ये पहले कभी एक साथ जुड़े रहे होंगे, तब ये जीव स्थलीय भागों में यहाँ से यहाँ तक विचरण करता रहता होगा या यहाँ से यहाँ तक के इस वाले क्षेत्र में ये जीव पाया जाता होगा। बाद में इन क्षेत्रों का विखंडन हो गया और ये एक दूसरे से पृथक हो गए। तो ये सारे उन्होंने अपने सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण दिए। एक और प्रमाण जो आपकी बुक में जिसकी चर्चा नहीं की गई है उसे भी समझ लीजिएगा कि अपलेशियन और ये जो कैलेडोनियन पर्वत श्रृंखला है उसके पक्ष में आप समझिए, अगर इस वाले क्षेत्र को इधर ले जाकर इससे मिला दिया जाए और इधर वाले क्षेत्र को इधर ले आया जाए और दोनों को अगर मिला दिया जाए, तब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका की ये जो अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है ये इस क्षेत्र की जो कैलेडोनियन माउंटेन्स की जो श्रृंखला है ये एक दूसरे से मिल जाएगी। ये आकारिकी में भी मिल जाएगी और इसके अलावा इसकी जो रचना है और इसका जो आयु है वह भी इसकी रचना और इसकी आयु से समानता रखती है। तो ऐसा माना गया है कि प्रारंभ में ये सभी क्षेत्र एक साथ रहे होंगे और इस क्षेत्र में पर्वत निर्माण हुआ होगा। उसके बाद ये क्षेत्र विखंडित हो गए और एक दूसरे से अलग प्रवाहित होकर वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में आए हैं। तो ये सारे प्रमाण दिए अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने अपने सिद्धांत के पक्ष में। एक दो बातें मैं आप लोगों को यहीं पर और बताऊंगा जो आपकी किताब में चर्चा नहीं है। पहले ये समझ लेते हैं कि उन्होंने अपने प्रवाह के लिए, महाद्वीपों के प्रवाह के लिए बल कौन कौन से उत्तरदायी बताए। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण थे या दो बल थे जिनके चलते महाद्वीपीय विस्थापन हुआ या महाद्वीप अपने स्थान से दूसरे स्थान की ओर गए। पहला था पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग फोर्स और दूसरा था ज्वारीय बल जो कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल से संबंधित था। ध्रुवीय फ्लीइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसे नहीं है वरन ये भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। ये उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। तो जो पहला बल था वह पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित पोलर फ्लीइंग फोर्स था, ध्रुवीय फ्लीइंग बल था और दूसरा बल था वह वेगनर महोदय ने सुझाया, वह था ज्वारीय बल जो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल से संबद्ध है जिससे महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। ये जो पोलर फ्लीइंग फोर्स है इसी को सबेंद्र सिंह ने अपनी बुक में लिखा है गुरुत्व बल। गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता बल। फोर्स ऑफ बॉयंसी।
और दूसरा बल था सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल से संबंधित, वह था ज्वारीय बल। और इन दो बलों के परिणाम स्वरूप ही स्थलीय भागों में या महाद्वीपीय भागों में प्रवाह हुआ। और ये बात उन्होंने पहले ही मान ली थी कि सियाल सीमा पर तैर रहा है। सियाल का मतलब महाद्वीपीय भाग सीमा पर तैरते हैं, और इन बलों के परिणाम स्वरूप उन्हें ऊर्जा मिलती है, उन्हें बल मिलता है, जिससे महाद्वीपों में प्रवाह होता है। आपकी बुक में नहीं दिया गया है, यहीं पर एक दो बातें और समझ लीजिएगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में। पर्वतों की उत्पत्ति को भी उन्होंने इसी सिद्धांत के माध्यम से समझाने की कोशिश की। वेगनर महोदय ने इसी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के माध्यम से ही पर्वतों को भी समझाने की कोशिश की कि पर्वतों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। इस मानचित्र को देखिए, इस मानचित्र में यहां पर रॉकीज पर्वत श्रृंखला है और यहां पर है एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो वेगनर महोदय ने यह बताया कि जब महाद्वीपीय भाग प्रवाहित हो रहे थे, जब इस तरफ के लिए, मैं अब इसको इरेज कर रहा हूं, जब स्थलीय भाग या महाद्वीपीय भाग जब प्रवाहित हो रहे थे इस तरफ के लिए, सियाल के भाग, महाद्वीपीय भाग या सियाल के भाग जब इस तरफ के लिए प्रवाहित हो रहे थे, तो सीमा के द्वारा या सिलिका मैग्नीशियम की जो परत है उसके द्वारा अवरोध उत्पन्न किया गया, और उस अवरोध के चलते इन स्थलीय भागों के किनारे पर चट्टानों के बलन के द्वारा इस क्षेत्र में पर्वतों की उत्पत्ति हुई। इस माध्यम से उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के माध्यम से पर्वतों की उत्पत्ति को भी समझाने का प्रयास किया। इसी सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने द्वीप चापों की उत्पत्ति को भी समझाने का प्रयास किया। जैसे आप लोग देखिए, यहां पर आप देखेंगे ये जापान के छोटे छोटे जो द्वीप हैं एक क्रम से व्यवस्थित हैं। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु इत्यादि और छोटे छोटे द्वीप हैं। यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं, यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं, इसके अलावा यहाँ पर भी छोटे छोटे द्वीप हैं। तो उन्होंने अपने इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के माध्यम से ही द्वीप चापों की उत्पत्ति को भी समझाने का प्रयास किया, और उन्होंने बताया कि जब स्थलीय भाग जब प्रवाहित हो रहे थे तो स्थलीय भागों के वे भाग जो मुख्य स्थलीय भाग की तुलना में धीरे गति कर रहे थे या मुख्य स्थलीय भागों के साथ जो प्रवाह नहीं बनाए रख सके, वे पीछे छूट गए और उन्हीं से द्वीप चापों की उत्पत्ति हुई। जैसे यहाँ पर उन्होंने उदाहरण समझाया कि ये जो जापान के क्षेत्र में जो द्वीप चाप हैं वे एशिया के इस वाले स्थल भाग का साथ नहीं दे सके गति में, और ये पीछे छूट गए, इसलिए यहाँ पर ये द्वीप चाप के रूप में रह गए। वही बात यहाँ पर आ जाती है कि ये वाले जो स्थलीय भाग थे ये मुख्य स्थलीय भाग के साथ प्रवाहित नहीं हो सके, ये वाले क्षेत्र गति इनकी कम थी इसलिए पीछे छूट गए, इसलिए द्वीप के रूप में है, और वही सीन यहाँ पर है। तो इस सिद्धांत के माध्यम से वेगनर ने महाद्वीपों और महासागरों के वितरण को समझाने का प्रयास किया, पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया, उसके साथ साथ द्वीप चापों की उत्पत्ति को भी समझाने का प्रयास किया। लेकिन इस सिद्धांत की कुछ कमजोरियां हैं। इस सिद्धांत का जब मूल्यांकन करेंगे तब आप पाएंगे कि कुछ विद्वानों ने इस सिद्धांत की आलोचना की।
पहली बात कि जो बल सुझाए हैं, जो ज्वारीय बल या फिर जो पोलर फ्लिंग फोर्स बे महाद्वीपों के प्रवाह के लिए पर्याप्त नहीं है। तो जो अपने सिद्धांत में वेगनर महोदय ने जिन बलों की चर्चा की, वे बल महाद्वीपों के प्रवाह के लिए पर्याप्त नहीं है और इस वजह से इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। दूसरी बात है कि पर्वतों की उत्पत्ति को समझाते हुए मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया था कि सियाल सीमा पर तैर रहा है। पहले तो उन्होंने ये मान्यता दी कि सियाल सीमा पर तैर रहा है, कि जो महाद्वीपीय भाग हैं वे महासागरों के ऊपर तैर रहे हैं, और उसके बाद पर्वतों की उत्पत्ति को समझाते हुए उन्होंने बताया कि यहाँ पर सीमा द्वारा अवरोध उत्पन्न किया गया, जिसकी वजह से चट्टानें बलित होकर पर्वतों के रूप में अस्तित्व में आई। तो ये दोनों बातें एक दूसरे से विरोधाभासी हैं। इसके अलावा तीसरी आलोचना ये की जाती है कि यदि अटलांटिक के तटों या फिर अन्य क्षेत्रों में, स्थलीय भागों में, अन्य क्षेत्रों में भी अगर आकारिकी में पूर्ण साम्यता की बात देखें तो पूर्ण साम्यता की बात नहीं आती है। तो इन दो तीन आधारों पर वैगनर के सिद्धांत की आलोचना भी की गई, लेकिन 1912 के समय में इस बात का प्रतिपादन करना कि अतीत में महाद्वीपों का प्रवाह हुआ है या महाद्वीपों की स्थिति में बदलाव हुआ है और कुछ वैज्ञानिक तथ्यों से अपने सिद्धांत को पूरित करना, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। और उस समय एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, एडवांस कंप्यूटर्स भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो संकल्पना दी उसी संकल्पना का और अधिक आगे विस्तार प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के रूप में हुआ। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने अभी वैगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के बारे में पढ़ा। अब हम लोग महासागरों और महाद्वीपों के वितरण से संबंधित आगे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्लेट टेक्टोनिक्स टॉपिक हमारे पूरी तरह से समझ में आए, उसके लिए हमें दो तीन छोटी छोटी अन्य अवधारणाओं को भी पढ़ने की ज़रूरत है। उनमें से एक अवधारणा है संवहन धारा सिद्धांत, जो कि आर्थर होम्स के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा सागर नितल प्रसरण या सी फ्लोर स्प्रेडिंग, उसको भी हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को पढ़ेंगे। संवहन धारा सिद्धांत 1931 में आर्थर होम्स के द्वारा दिया गया था। 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की। ये धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेंटल भाग में उत्पन्न होती हैं। होम्स ने तर्क दिया कि पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है। इस इमेज को देखिए। इस इमेज में देखेंगे आप तो जो ऊपर वाला जो एरिया दिखाया गया है, जैसे ये वाली जो बेल्ट या ये वाला जो एरिया दिखाया गया है, ये लिथोस्फीयर को दिखा रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पर ये वाला लिथोस्फीयर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो क्षेत्र है वह मेंटल को दिखाया गया है पृथ्वी के आंतरिक भागों के संदर्भ में। ये वाला एरिया आउटर कोर को दिखा रहा है, ये वाला एरिया इनर कोर को दिखा रहा है। अब आप लोग यहाँ पर समझेंगे कि पृथ्वी के मेंटल भाग में जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं उनके क्षय के चलते बहुत अधिक ताप उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी के मेंटल भाग के निचले हिस्से में अत्यधिक ताप के चलते यहाँ पर जो चट्टानें हैं वे पिघलती हैं। पिघलने के बाद मैग्मा ऊपर की ओर उठता है, और ऊपर की ओर उठते हुए जब मैग्मा ऊपर जाता है तो स्थल ऊपर है स्थलमंडलीय प्लेट्स या स्थलमंडल का क्षेत्र, तो फिर यहाँ पर ये मैग्मा इस तरफ के लिए चला जाता है, इस तरफ के लिए, और महाद्वीपों के किनारे पर जहाँ पर खाइयाँ हैं, सबडक्शन जोन है, वहाँ पर ये मैग्मा नीचे की ओर चला जाता है, और नीचे की ओर जाकर मैग्मा पूरी तरह से नीचे चला जाता है। नीचे जाने पर ये इस तरफ की ओर गति करता है। तो इस प्रकार से एक संवहन कोशिका बन जाती है, वही इस तरफ होता है। मैग्मा नीचे से ऊपर की ओर उठता है, ऊपर की ओर उठने पर ऊपर स्थलमंडल द्वारा अवरोध लगाया जाता है, अवरोध के चलते मैग्मा इस तरफ के लिए चला जाता है, और सबडक्शन जोन के किनारे मैग्मा नीचे की ओर आता है। नीचे की ओर आकर और मैग्मा फिर से यहाँ पर आता है और चट्टानें पिघलती हैं, फिर से मैग्मा ऊपर की ओर उठता है और
इस प्रकार से संवहन कोशिकाओं के रूप में मैग्मा में गति होती रहती है। ये सिद्धांत दिया था आर्थर होम्स ने। और आप लोग देखेंगे कि जब मैग्मा इस तरफ के लिए गति करता है, जब पिघली हुई चट्टानें या मैग्मा इस तरफ के लिए गति करता है, तब क्या होता है कि इसके ऊपर जो स्थलीय भाग है वह इस तरफ के लिए गति करने लगता है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर कि मैग्मा इस तरफ के लिए गति कर रहा है, निशान लगे हुए। तो जो स्थलीय भाग है वह भी इसके सहारे इस तरफ के लिए गति करने लगता है, और इधर इस तरफ के लिए गति हो रही है, तो यहां पर जो स्थलीय भाग है इसके ऊपर वह इस तरफ के लिए गति करने लगता है। तो इस सिद्धांत से एक बात ये स्पष्ट हुई कि आरंभ में जब वैगनर के सिद्धांत को, कि जो वैगनर ने जिन बलों को सुझाया था कि पोलर फ्लिंग फोर्स और जो ज्वारीय बल के चलते महाद्वीपीय क्षेत्रों में प्रवाह होता है, और इस आधार पर उसके सिद्धांत को नकार दिया गया था, उसके सिद्धांत की आलोचना की गई थी। तो इस संवहन धारा सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपों के प्रवाह के लिए जो बल उत्तरदायी है उनकी व्याख्या इस सिद्धांत के माध्यम से होने लगी। तो इस सिद्धांत ने भी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के लिए एक आधार प्रस्तुत किया। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जब आगे पढ़ेंगे आप, तब मैं फिर से आपको यही इमेज एक बार फिर से दिखाऊंगा, तब आप ये समझेंगे कि इस सिद्धांत ने, जो कि 1931 के समय में आर्थर होम्स के द्वारा दिया गया था, इस सिद्धांत ने प्लेट टेक्टोनिक्स को, अवधारणा को कैसे मजबूत किया, कैसे प्रेरणा दी। तो इस सिद्धांत के अनुसार मेंटल के भाग में जो संवहन धाराएं उठती हैं, उन्हीं संवहन धाराओं के साथ साथ स्थल मंडलीय भागों में गति होती है। ये सिद्धांत था आर्थर होम्स का। अब आगे चलते हैं। महासागरीय अधस्थल का मानचित्रण। महासागरीय अधस्थल का जो मानचित्रण हुआ है वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय में हुआ है। महासागरीय अधस्थल के मानचित्रण से भी कुछ ऐसी जानकारियां सामने आई, उन जानकारियों के आधार पर आगे के सिद्धांतों को निश्चित किया गया या आगे के सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। अब इन सिद्धांत से क्या सामने आया पहले वो समझ लीजिएगा। जब महासागरीय अधस्थल का मानचित्रण नहीं हुआ था, तब तक ऐसा माना जाता था कि महासागरों की जो तली है वह पूरी तरह से सपाट है। लेकिन जब महासागरों का अधस्थल का मानचित्रण हो गया, तब ये बात क्लियर हो गई कि महासागरों में कटक भी हैं, महासागरीय क्षेत्रों में खाइयाँ भी हैं, महासागरीय क्षेत्रों में मैदानी भाग भी है। कहने का मतलब है कि महासागरीय क्षेत्रों में भी जो जिस प्रकार से स्थलीय भागों में विविधता पाई जाती है, वैसी ही विविधता महासागरीय क्षेत्रों में भी पाई जाती है। महासागरों के मध्य भाग में कटक का क्षेत्र है, और महासागरों की जो परपटी है वह महाद्वीपीय परपटी की तुलना में नई है। तो ऐसी कुछ जानकारियां सामने आई। इसके अलावा महासागरीय तल की बनावट या महासागरीय अधस्थल की बनावट के बारे में 3 स्पष्ट क्षेत्र पता चले। गहराई व उच्चावच के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये भाग कौन कौन से हैं? महाद्वीपीय सीमा, गहरे समुद्री बेसिन और मध्य महासागरीय कटक। जो महाद्वीपीय सीमा होती है, ये महाद्वीपों के किनारे और जो महासागरीय जो बेसिन का जो क्षेत्र होता है, गहरा भाग होता है, उसके बीच का भाग होता है। आप लोगों को आगे समुद्र विज्ञान के चैप्टर्स आएंगे, उनमें आप लोगों को महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल इत्यादि के बारे में पता चलेगा, उनमें पढ़ने को मिलेगा। तब आप समझेंगे कि जो महाद्वीपीय जो सीमा है वह महाद्वीपीय किनारे और जो गहरे महासागरीय बेसिन है उनके बीच का क्षेत्र होता है। इसी में महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, गहरे सागरीय खाइयाँ, ट्रेंचेस वगैरह, ये सारे क्षेत्र इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, महाद्वीपीय सीमा के अंतर्गत ही। दूसरा है गहरे समुद्री बेसिन। गहरे समुद्री बेसिन जो है वे सपाट मैदान के क्षेत्र हैं, और इन क्षेत्रों में जो गहरे समुद्री बेसिन के सपाट मैदानी भाग जो हैं उनमें महाद्वीपों से ले जाए गए अवसाद इत्यादि निक्षेपित होते हैं। तीसरा क्षेत्र है मध्य महासागरीय कटक। इस बात को आप लोगों ने पिछली क्लास में समझ लिया था कि सभी महासागरों में
कटक के क्षेत्र पाए जाते हैं। कटक का मतलब हो गया, इंग्लिश में कहते हैं रिज, रिज या कटक। सभी महासागरों में इस प्रकार के पर्वतनुमा संरचना है और वह एक श्रेणी के रूप में विद्यमान है, उसी को कहा जाता है मध्य महासागरीय कटक। उस कटक में आप देखेंगे तो बीच का भाग गहरा है, बीच में एक रिफ्ट सी बनी हुई है, इस तरीके का है बीच में, और थोड़ा मैं बड़ा करके से बनाऊं तो इस तरीके का है। जैसे मान लीजिए ये महासागर की तली हो गई, इस महासागर की तली से ऊंची एक पर्वत श्रृंखला के रूप में महासागरीय कटक विद्यमान है, और इस कटक के ऊपरी भाग में बीच में एक भ्रंश घाटी है और ये इधर किनारे हो गए, और इस कटक के क्षेत्र में लगातार ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है और उस उद्गार से ही इस कटक का निर्माण होता है। तो महासागरीय अधिस्थल के मानचित्रण से महासागरों के बारे में ये जानकारी प्राप्त हुई। इस जानकारी के अलावा भूकंप और ज्वालामुखियों के वितरण को भी समझ लीजिए, उससे भी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। आप इस इमेज में देखेंगे तो इसमें दिखाया गया है कि जो स्ट्रिप से बने हुए जो क्षेत्र हैं इस तरीके से, इस वाले कलर से, वो गहरे भूकंपीय क्षेत्र को दर्शा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाले जो क्षेत्र हैं, इसे, ये वाला जो क्षेत्र इधर का आप लोग देख रहे हैं, इसे कहा जाता है अल्पाइन हिमालय श्रृंखला। इसमें आल्प्स, काकेशस, हिमालय इत्यादि पर्वत श्रेणियां शामिल हैं। अल्पाइन हिमालय श्रृंखला, अल्पाइन हिमालय श्रृंखला हो गई, ये वाली स्ट्रिप हो गई, ये रॉकीज के क्षेत्र में और ये एंडीज के क्षेत्र में। अल्पाइन हिमालय श्रृंखला का ही विस्तार इधर वाले क्षेत्र में भी है और यहां पर इस क्षेत्र में। तो आप देखेंगे कि जो स्ट्रिप के रूप में जो क्षेत्र दिखाए गए हैं, तो वहां पर गंभीर भूकंप क्षेत्र, गंभीर भूकंप क्षेत्र का मतलब हो गया कि इस क्षेत्र में भूकंप का जो उद्गम होता है वह अधिक गहराई पर होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे छिछले भूकंप केंद्र, डॉट से जो लाइन दिखाई गई है। अब इसी इमेज पर समझ लीजिए, इसके बाद अब हम लोग समझेंगे ये जो डॉट से जो लाइन दिखाई गई है, छिछले भूकंप केंद्र। इस इमेज को मैं यहीं छोड़ देता हूं, इसकी एक कॉपी ले लेता हूं मैं। अब यहां पर समझिए छिछले भूकंप केंद्र को, तो आप जो डॉट देख रहे हैं, ये वाले जो डॉट देख रहे हैं, और इधर डॉट देख रहे हैं छोटे छोटे हल्के कलर से, ये छिछले भूकंप केंद्र को दर्शाता है कि इन क्षेत्रों में जो भूकंप आते हैं वे कम गहराई वाले होते हैं, और ये जो क्षेत्र हैं ये मध्य महासागरीय कटक के क्षेत्र हैं। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि जो मध्य महासागरीय कटक हैं उस क्षेत्र में जो भूकंप आते हैं वे भूकंप अन्य या स्थलीय भागों के भूकंपीय क्षेत्रों की तुलना में कम गहराई पर अवस्थित हैं। एक चीज यहां से ये पता चली। इसके बाद देख लीजिए ज्वालामुखी को, इसी से ज्वालामुखी उद्गार। तो ये वाले जो डॉट आप लोग जहां जहां देख रहे होंगे, ये लगातार एक लाइन, यहां पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये प्रशांत महासागर हो गया यहां पर। तो प्रशांत महासागर के चारों ओर यहां से यहां तक आप लोग देख रहे होंगे कि एक सीरीज दिख रही होगी ज्वालामुखियों की। तो इस सीरीज को, ये जो दिख रहे हैं कि प्रशांत महासागर के चारों ओर, इसे ही कहा जाता है रिंग ऑफ फायर, क्योंकि यहां पर ज्वालामुखियों की अधिकता है और ये ज्वालामुखी प्रशांत महासागर को चारों ओर से घेरे हुए हैं। इसलिए ये वाला जो पूरा क्षेत्र है प्रशांत महासागर के चारों ओर का, यहाँ पर देखिए आप लोग, इस वाले क्षेत्र से लेकर यहाँ तक, इधर ये सारे क्षेत्र, तो ये प्रशांत महासागर को घेरे हुए
जो ज्वालामुखियों का क्षेत्र है उसे कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। इसके अलावा ये जो बड़े डॉट्स दिए गए हैं ये वाले, ये हॉट स्पॉट को दर्शा रहे हैं या तप्त स्थल को दर्शा रहे हैं। तो जो महासागरों के अधिस्थल का मानचित्रण किया गया, कुछ बातें वहां से पता चली कि महासागरों के नीचे भी स्थलाकृतियों में विविधता है और उसमें कटक जैसी संरचनाएं भी पाई जाती हैं, और महासागरों के किनारे पर या महासागरों के और महाद्वीपों के किनारे पर जो मिलन स्थल है वहाँ पर खाइयाँ इत्यादि पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ जानकारी यहाँ से मिली ज्वालामुखी के वितरण के बारे में, भूकंपीय क्षेत्र के बारे में, और ये भी जानकारी मिली कि जो महासागरीय कटक के जो क्षेत्र हैं उनमें जो भूकंप आते हैं वे भूकंप कम गहराई पर अवस्थित होते हैं। इसके अलावा स्थलीय भागों में जो भूकंप आते हैं वे अधिक गहराई पर अवस्थित होते हैं। अब आगे आता है सागरीय अधःस्थल का विस्तार, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था हैरी हेस ने। पहले पढ़ लीजिए, फिर आपको ये सिद्धांत समझना आसान हो जाएगा। चट्टानों के पुराचुंबकीय अध्ययन या पैलियो मैग्नेटिक स्टडी, चट्टानों की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की जो स्टडी की गई या चुंबकीय गुणों का जो अध्ययन किया गया उसके आधार पर, और महासागरीय तल के मानचित्रण ने विशेष रूप से निम्न तथ्यों को उजागर किया जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से कहाँ पर भूकंपीय क्षेत्र हैं, कहाँ कटक का क्षेत्र है, कहाँ ज्वालामुखी हैं, और इसके अलावा महासागरीय अधःस्थल की बनावट किस प्रकार की है। तो इन सब से कुछ जानकारियां सामने आई। क्या क्या जानकारियां सामने आई? ये देखा गया कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है, और ये उद्गार इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकालते हैं। तो एक तो ये जानकारी पता चली। पहले क्या था? पहले ये पता ही नहीं था कि महासागरीय क्षेत्रों में कटक होते भी हैं। पहले तो ये माना जाता था कि जो महासागरीय क्षेत्र हैं वे सपाट हैं, बल्कि सपाट नहीं है। महासागरीय मानचित्रण से ये बात सामने आई कि महासागरों में भी स्थलाकृतिक विविधता है और उनमें भी कटक जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। दूसरी जानकारी, महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में सामान्य चुंबकत्व ध्रुवण पाई जाती है तथा ये चट्टानें नवीनतम हैं। कटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु भी अधिक है। अभी पढ़ लीजिए, फिर मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तीसरा है महासागरीय परपटी की चट्टानें महाद्वीपीय परपटी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नई है। कहने का मतलब है महासागरीय परपटी जो बनी हुई है वह तुलनात्मक रूप से नवीन चट्टानों की बनी हुई है, और महाद्वीपीय क्षेत्र में जो चट्टानें पाई जाती हैं उनकी आयु महासागरीय चट्टानों की आयु की तुलना में अधिक है। महासागरीय परपटी की चट्टानें कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। अगली जानकारी, गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर हैं, जबकि मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप के उद्गम केंद्र कम गहराई पर हैं। और इन सब जानकारियों के आधार पर हैरी हेस ने समुद्र नितल प्रसरण का सिद्धांत दिया। अब यहाँ पर एक दो चीजें आई थी, उन्हें समझ लीजिए। पहली चीज तो सामान्य थी कि ये देखा गया कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार होते हैं और लावा निकलता है। दूसरी चीज है कि मध्य महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। इस बात को समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये वाला जो क्षेत्र है,
ये मध्य महासागरीय कटक का क्षेत्र है, ये मिड अटलांटिक कटक का क्षेत्र है। अब इस कटक के दोनों ओर की जो चट्टानें हैं उनमें समानता किस प्रकार से पाई जाती है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो पहली पट्टी है और इधर पहली पट्टी है, इसमें और इसकी आयु में, इस वाले क्षेत्र की चट्टानों में और इस वाले क्षेत्र की चट्टानों में आयु भी समान है, उनकी संरचना, संगठन इत्यादि समान है। इसके बाद इस कटक से थोड़ा दूर जाएंगे और ये जो दूसरे क्षेत्र की पट्टी इधर और दूसरे क्षेत्र की पट्टी है इधर, इसमें क्या है कि इस क्षेत्र की चट्टानों में और इस क्षेत्र की चट्टानों की आयु में, संरचना में, संगठन में, चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। ये बात समझानी चाहिए यहां पर। कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में सामान्य चुंबकत्व ध्रुवण पाई जाती है तथा ये चट्टानें नवीनतम है। चुंबकीय गुणों को तो आपने समझ ही लिया था। अब जैसे मान लीजिए इसके बाद मैं तीसरा भी ले लूं, एक अन्य चरण, इसके बाद ये मान लेते हैं अगला चरण है इस तरफ, तो अब आप समझेंगे कि जो समान दूरी पर, इधर से भी समान दूरी, इधर पे भी समान दूरी की जो चट्टानें हैं, तो इसका मतलब हो गया इसके गुणों में और इसके गुणों में समानता पाई जाती है। और चट्टानें जो इस क्षेत्र की हैं वे नई हैं, कटक के निकट की चट्टानें नई हैं और कटक से जैसे जैसे दूर बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे चट्टानों की आयु बढ़ती चली जाएगी। तो ये बात यहाँ पर समझानी चाहिए। अगर आप लोग इसे यहाँ से ना समझ पाए हों तो मैं एक प्रयास और करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कटक का क्षेत्र हो गया, जैसे ये एक पर्वत श्रृंखला हो गई, इस कटक के दोनों ओर समान दूरी पर चट्टानें, पहला लेवल ये हो गया। जो नीले रंग से मैंने दर्शाया है, तो इस क्षेत्र की चट्टानों में और इस क्षेत्र की चट्टानों में आयु में, संरचना में, इनके गुणों में, चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। इसके बाद अब आ जाते हैं दूसरे लेवल पर, जो मैंने ब्लैक कलर से दर्शाया है। इस क्षेत्र की चट्टानों में और इस क्षेत्र की चट्टानों में आयु में, इनके गुणधर्मों में, इनके चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। इसके बाद भी आ जाते हैं इधर भी तीसरा लेवल और इधर भी तीसरा लेवल। तो इस क्षेत्र की चट्टानों के गुणधर्मों में, आयु में और इस क्षेत्र की चट्टानों के गुणधर्मों में, आयु में, चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। ये बात समझाने का प्रयास किया गया है। अगर आपने ये बात समझ ली तो आपको सागर नितल प्रसरण सिद्धांत समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। एक बात और बताइए कि चट्टानों की जो आयु है, जैसे जैसे हम इस कटक की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चट्टानों की आयु कम होती चली जाएगी। कहने का मतलब है कि इस क्षेत्र की जो कटक के जो निकट की चट्टानें हैं उनकी आयु कम है, वे नवीन चट्टानें हैं। कटक से जैसे जैसे दूर बढ़ते चले जाएंगे चट्टानों की आयु भी बढ़ती चली जाएगी। कटक के समीप वाली चट्टानें नई, कटक से थोड़ा दूर हटेंगे तो पुरानी चट्टानें, और दूर हटेंगे और पुरानी चट्टानें। वही इधर है, कटक के समीप की जो चट्टानें हैं नई, इधर बढ़ेंगे, दूर जाएंगे कटक से तो चट्टानें पुरानी होंगी, और दूर जाएंगे तो चट्टानें और भी ज़्यादा पुरानी हो जाएंगी। ये समझाना चाहा है। अब इस इमेज पर आइए और यहां पर आप लोग समझेंगे सागर नितल प्रसरण सिद्धांत को। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी।
और ये सिद्धांत 1961 में हैरी हेस नाम के एक विद्वान के द्वारा दिया गया था। पिछली इमेज मैंने वहीं छोड़ दी है, इसकी एक कॉपी ले ली है। अब इस सिद्धांत में जो पहले हमने पढ़ा है, इससे पीछे देखिए, इसीलिए मैं सारी चीज़ों को एक सीक्वेंस से पढ़ाता जा रहा हूं आपको, जिससे कि समझना आसान हो जाए। हमने पढ़ा था यहां पर आर्थर होम्स का सिद्धांत, संवहन धारा सिद्धांत। इसका एप्लीकेशन है हैरी हेस के सिद्धांत में। क्या एप्लीकेशन है, क्या प्रयोग है, अभी आप समझेंगे। आर्थर होम्स ने क्या बताया था कि मेंटल के भाग में जो संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं, उनसे इस प्रकार की गति होती है। यहां पर मैग्मा ऊपर की ओर उठता है और इस तरफ के लिए गति करता है। यहाँ पर मैग्मा ऊपर की ओर उठता है, इस प्रकार इस ओर गति करता है। और यहाँ पर क्या होता है कि मैग्मा ऊपर की ओर, जहाँ कहीं भी कमजोर क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर मैग्मा ऊपर की ओर उठता है और ऊपर ज्वालामुखी के रूप में उद्गारित होता है। उद्गारित होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर नई परपटी का निर्माण होता है, क्योंकि ज्वालामुखी का उद्गार होगा, ज्वालामुखी के उद्गार से लावा निकलेगा, लावा के ठंडा होने से उस क्षेत्र में नवीन चट्टानें बनेंगी। नवीन चट्टानें जब वहां पर बनती हैं, तब क्या होता है, अब देखिए, इस वाले क्षेत्र की तरफ आपने पढ़ लिया था आर्थर होम्स के सिद्धांत में कि जब इस तरफ संवहन धाराएं प्रवाहित होती हैं तो उनके साथ ही स्थल मंडल भी इस तरफ के लिए प्रवाहित होता है, और इधर जब संवहन धाराएं प्रवाहित होती हैं तो इस तरफ के लिए भी स्थल मंडल का प्रवाह होता है। और बीच में जब दबाव कम होता है तो यहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब मैग्मा नीचे से ऊपर की ओर उठता है तो इस क्षेत्र में ज्वालामुखी का उद्गार होता है। ज्वालामुखी के उद्गार से यहाँ पर जो लावा निकलता है, उसके ठंडे होने से यहाँ पर कटक का निर्माण होता है। और कटक के निर्माण होने के बाद जब स्थलीय भाग, एक भाग इधर चला गया और एक भाग इधर चला गया, तो यहाँ पर जो लावा निर्मित हुआ वह इधर चला गया, आधा इधर, आधा क्षेत्र इधर चला गया। फिर से ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, फिर लावा निकला, फिर लावा ठंडा हुआ, फिर लावा आधा इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर से ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, क्योंकि ज्वालामुखी का जो उद्गार है वह कटक के क्षेत्र में लगातार होता रहता है। फिर लावा का उद्गार हुआ, फिर से वही लावा ठंडा हुआ, लावा ठंडा हुआ तो आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया। तो इस प्रकार से मध्य महासागरीय कटकों के सहारे नए लावा का निर्माण होता है, और इस क्षेत्र में स्थलीय भाग के इस तरफ प्रवाहित होने और इधर इस तरफ प्रवाहित होने के चलते वही लावा ठंडा होकर जो नई चट्टानें बनती हैं, वह इस कटक के दोनों ओर प्रवाहित होता रहता है। ये सिद्धांत दिया था इसे ही कहा जाता है सागर नितल प्रसरण या सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और इस सिद्धांत के अनुसार जो महासागरीय नितल है उसका लगातार विस्तार होता जा रहा है। एक बार मैं समराइज करके फिर समझा रहा हूं कि जैसे मान लीजिए इस वाले क्षेत्र में यहां पर मैग्मा ऊपर आया, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, यहां पर लावा ऊपर की ओर निकला, वह लावा जम गया, ठंडा हुआ, जम गया। तो लेकिन उसके साथ साथ ये जो स्थल मंडलीय क्षेत्र हैं वे इस कॉन्वेक्शनल करंट के साथ इस तरफ के लिए प्रवाहित हो जाते हैं, और इधर वाले जो स्थल मंडलीय भाग हैं या जो महासागर की तली है वह इस तरफ के लिए प्रवाहित हो जाती है। तो जो लावा के जमने से जो नई परपटी बनी थी वह विभाजित होकर आधी इधर चली जाती है। फिर से लावा निकलता है, फिर ठंडा होता है, फिर परपटी निर्मित होती है, आधी इधर चली जाती है, आधी इधर चली जाती है। यही बात मैं आप लोगों को यहां पर समझाना चाह रहा था कि इस क्षेत्र से यहां से लावा का उद्गार हुआ, लावा के उद्गार होने से इस वाले क्षेत्र में नई परपटी बनी, इस वाले क्षेत्र में, और वही नई परपटी इधर की तरफ कन्वेक्शनल करंट की वजह से जब स्थल मंडल क्षेत्र जब इधर के लिए प्रवाहित हो गया, आधा इधर के लिए प्रवाहित हो गया, तो जो परपटी निर्मित हुई थी वह दो भागों में विभाजित हो जाती है, आधी कटक के इस तरफ चली जाती है, आधी कटक के इस तरफ चली जाती है। तो यहाँ पर नई परपटी का निर्माण होता रहता है। फिर उनसे ये प्रश्न पूछा गया हैरी हेस से कि जब यहाँ पर नई परपटी का निर्माण होता है
तो फिर पृथ्वी का क्षेत्रफल बढ़ क्यों नहीं जाता? तब उन्होंने बताया कि इस वाले क्षेत्र में जब जितनी नई परपटी का निर्माण होता है, उतना ही इस तरफ सबडक्शन जोन में उस परपटी का विनाश भी हो जाता है। अब एक नई इमेज पर आइए जो एनसीईआरटी में दी गई है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र से ये कटक लिखा है, मध्य महासागरीय कटक, महासागरीय कटक विस्तारित अपसारी प्लेट, जहां से दो प्लेट एक दूसरे से हटती हैं। तो उन्होंने बताया कि इस वाले क्षेत्र से जाकर मैग्मा ऊपर निकलता है। मैग्मा इस कटक के क्षेत्र में आता है और ठंडा होता है, नई परपटी का निर्माण होता है। नई परपटी का जब वो निर्माण हो जाता है, तब वह इस तरफ स्थलमंडल के इस तरफ प्रवाहित होने और इस तरफ प्रवाहित होने के चलते जो नई परपटी निर्मित होती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है। आधा क्षेत्र इधर, आधा क्षेत्र इधर चला जाता है और फिर से यहाँ पर लावा का उद्गार होता है, फिर परपटी बनती है और फिर से वह दो भागों में विभाजित हो जाती है। आधी इधर चली जाती है, आधी इधर चली जाती है। फिर उन्होंने बताया कि ये जो स्थल मंडल के क्षेत्र में जो नई परपटी बनती है, यहाँ पर वह परपटी का क्षेत्र लगभग उतना ही क्षेत्र इस वाले क्षेत्र में जहाँ पर ट्रेंचेस पाई जाती हैं या जहाँ पर एक स्थलीय भाग दूसरे स्थलीय भाग से टकराता है, वहाँ पर जाकर वह परपटी नष्ट हो जाती है उतनी। इधर भी देखेंगे सबडक्शन जोन में, जैसे ये स्थलीय भाग है, दूसरे क्षेत्र में जाकर ये ट्रेंचेस के क्षेत्र में ये जाकर वहाँ पर उतनी ही परपटी, जितनी परपटी यहाँ निर्मित होती है और स्थलमंडलीय प्लेट या स्थलमंडलीय भाग जब तरफ बढ़ जाता है तो टकराकर यहाँ पर उतना ही भाग जितनी यहाँ निर्मित हुई थी उतनी ही इधर और उतनी ही इधर ट्रेंचेस में जाकर नष्ट हो जाती है। इसलिए इस क्षेत्र में परपटी का निर्माण लगातार होता रहता है और ट्रेंचेस में, इधर वाले ट्रेंचेस में, स्थलमंडलीय क्षेत्रों के किनारे वाले जो भाग हैं वहां पर परपटी का विनाश होता रहता है। इसलिए पृथ्वी का क्षेत्रफल नहीं बढ़ता है। ये सिद्धांत था सागर नितल प्रसरण, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो अब हम लोगों ने यहां तक आर्थर होम्स का सिद्धांत पढ़ा और जो महासागरीय मानचित्रण था उसको पढ़ा। उससे हमें आर्थर होम्स के सिद्धांत से और जो महासागरीय मानचित्रण जिससे हमें कटक के बारे में जानकारी मिली थी, खाइयों के बारे में जानकारी मिली थी, उससे हमने जो हैरी हेस का सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत था उसको समझा। अब हम यहाँ पर समझेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत 1967 में दिया गया था। सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित करके एक अवधारणा प्रस्तुत की जिसे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहा गया। तो अब आप इस सिद्धांत के माध्यम से समझेंगे कि महाद्वीपीय क्षेत्रों में प्रवाह कैसे होता है। इसके माध्यम से पर्वत निर्माण को भी समझेंगे। इसके माध्यम से ज्वालामुखी और भूकंप की भी व्याख्या की जा सकती है। यही सिद्धांत वर्तमान समय में महासागरों, महाद्वीपों के वितरण के बारे में, पर्वत उत्पत्ति के बारे में, भूकंप के बारे में, ज्वालामुखी आदि की व्याख्या के बारे में सर्वमान्य सिद्धांत है। और इस सिद्धांत में कई पिछले सिद्धांतों की मान्यताएं समाहित हैं या उन मान्यताओं को ही आधार बनाकर ये सिद्धांत आगे दिया गया है। और इसीलिए इस सिद्धांत से पहले ही आपकी पुस्तक में भी कई सिद्धांतों की चर्चा की गई है और हमने इस सिद्धांत से पहले कई अन्य सिद्धांतों को पढ़ा भी है। जैसे वेगनर महोदय के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को पढ़ा, आर्थर होम्स के सिद्धांत को पढ़ा और हैरी हेस के सिद्धांत को पढ़ा। इन सब सिद्धांतों को आधार बनाकर ही ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया गया है और प्रत्येक सिद्धांत की कुछ कुछ बातें इस सिद्धांत में शामिल हैं। अब समझिए इसे। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, मैकेंजी, इनका नाम पूरा था डैन पी मैकेंजी, रॉबर्ट एल पार्कर और डब्ल्यू.जे. मॉर्गन। इन तीन विद्वानों ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को या जो पिछले कुछ सिद्धांत दिए गए थे अलग अलग से पृथक, उन सब विचारों को इंटीग्रेट किया, समन्वित किया और उनको समन्वित करने के बाद एक नया सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत को या उस अवधारणा को प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वह कई छोटी बड़ी प्लेटों से मिलकर बना हुआ है
मैं आप लोगों को एक इमेज दिखाता हूँ। इस इमेज को देखिए। इसमें आप लोग देखेंगे ये हो गई उत्तर अमेरिकी प्लेट, इसके अलावा ये हो गई दक्षिण अमेरिकी प्लेट, ये यूरेशियाई प्लेट हो गई, अफ्रीकी प्लेट हो गई। तो ये तो बड़ी प्लेट्स हो गई, ये यूरेशियाई प्लेट, ये भी बड़ी प्लेट हो गई। छोटी छोटी प्लेटों में देखेंगे तो नाज़का प्लेट हो गई, कोकोस प्लेट हो गई, अरेबियन प्लेट हो गई। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो पृथ्वी का स्थल मंडल है वह कुछ छोटी बड़ी प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। स्थल मंडल क्या होता है ये आप लोगों ने पिछली क्लास में ही पढ़ लिया था, फिर से बताए दे रहा हूं कि संपूर्ण परपटी और मेंटल का सबसे ऊपरी ठोस भाग मिलकर स्थल मंडल की रचना करते हैं। अब एक नज़र डाल लेते हैं स्थल मंडलीय प्लेट के बारे में भी, उससे हमें कुछ बातें समझना और आसान हो जाएगा। एक विवर्तनिक प्लेट जिसे लिथोस्फेरिक या स्थल मंडलीय प्लेट भी कहा जाता है, ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है। जो प्लेट है उसमें महासागरीय भाग भी हैं और महाद्वीपीय भाग भी हैं। कोई प्लेट महासागरीय प्लेट है या महाद्वीपीय प्लेट है वह कैसे निर्धारित होगा? जिस प्लेट के अधिकांश भाग पर महाद्वीपीय भाग होंगे उस प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाएगा, और जिस प्लेट के अधिकांश भाग पर महासागर का विस्तार होगा उसे महासागरीय प्लेट कहा जाएगा। उदाहरण से समझ लीजिएगा। जैसे आप लोग यहां पर देखिए, ये यूरेशियाई प्लेट है जिसका विस्तार यहां से लेकर यहां तक भी है, यूरेशियाई प्लेट। और ये इधर आधा भाग इधर दिखाया गया है, क्योंकि मानचित्र को फोल्ड करेंगे तो उधर वाला किनारा ये वाला किनारा जुड़ जाएगा। तो ये यूरेशियाई प्लेट है। यूरेशियाई प्लेट का अधिकांश भाग स्थलीय भाग है या महाद्वीपीय भाग है, इसलिए जो यूरेशियाई प्लेट है ये महाद्वीपीय प्लेट है। जिस प्लेट का अधिकांश भाग महाद्वीपीय भाग से बना हुआ होगा उसे महाद्वीपीय प्लेट कहा जाएगा, और जिस प्लेट का अधिकांश भाग महासागरीय क्षेत्र में है या महासागरों से बना है उसे महासागरीय प्लेट कहा जाएगा। जैसे लिखा हुआ है प्रशांत महासागर प्लेट, तो प्रशांत महासागर की जो प्लेट है उसका अधिकांश भाग महासागरीय क्षेत्र पर है या अधिकांश भाग महासागरीय क्षेत्र से निर्मित है, इसलिए जो प्रशांत महासागर प्लेट है ये महासागरीय प्लेट है। तो एक तो बात यहां से क्लियर हो गई कि जो प्लेट होती है उस पर महासागरीय भाग भी होते हैं और उस पर महाद्वीपीय भाग भी अवस्थित होते हैं, और वह प्लेट महासागरीय है। ये कैसे निर्धारित होगा? इससे निर्धारित होगा कि उस प्लेट का अधिकांश भाग महासागर से अगर निर्मित है तो उस प्लेट को महासागरीय प्लेट कहेंगे, और अगर किसी प्लेट का अधिकांश भाग महाद्वीपीय भाग से निर्मित है या उस प्लेट के अधिकांश भाग पर महाद्वीपीय क्षेत्र का विस्तार है तो उसे महाद्वीपीय प्लेट कहा जाएगा। होते दोनों ही हैं। अब मैंने जैसा कि बताया था कि पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वह कई छोटी बड़ी प्लेटों से मिलकर बना है। ये बात आप लोगों ने समझ ली थी मानचित्र पर देख के। ये प्लेटें गतिशील हैं और जो दुर्बलता मंडल है उसके ऊपर ये क्षैतिज रूप से गतिशील है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। अब इस बात को मैं यहाँ पर समझाऊंगा आर्थर होम्स को जो हमने समझा था यहाँ से। अब आप समझिए, इस सिद्धांत का एप्लीकेशन है प्लेट टेक्टोनिक्स में। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लिथोस्फीयर, अगर मैं लिख दूं इस वाले हिस्से को यहाँ से यहाँ तक और इसे मान लूं कि ये एक प्लेट है, लिथोस्फेरिक प्लेट है, तो आप देखेंगे कि ये लिथोस्फेरिक प्लेट दुर्बलता मंडल के ऊपर गतिशील है। यही बात यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि ये प्लेटें दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर का मतलब मेंटल का वह ऊपरी भाग जो अर्ध द्रवित अवस्था में है, जहाँ से ज्वालामुखी उद्गार के समय तप्त लावा निकलता है, जिसे हम लोगों ने पिछली क्लास में समझा था। तो ये स्थल मंडलीय प्लेटें या विवर्तनिक प्लेटें
दुर्बलता मंडल या एस्थनोस्फीयर पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है, गतिशील है। स्थल मंडल में परपटी एवं ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया जाता है, जिसकी मोटाई महासागरों में 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपीय भागों में लगभग 200 किलोमीटर है। तो जो प्लेट की मोटाई होती है महासागरीय क्षेत्रों में 5 से 100 किलोमीटर तक हो सकती है और महाद्वीपीय भागों में प्लेट की मोटाई 200 किलोमीटर तक हो सकती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये समझ लिया कि पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वह कई छोटी बड़ी प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल के ऊपर क्षैतिज रूप से गतिशील हैं। अब हम पहले ये समझ लें कि जो मुख्य प्लेटें हैं वे कौन कौन सी हैं। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित है। मुख्य प्लेट कौन कौन सी हैं? अंटार्कटिक प्लेट, जिसमें अंटार्कटिक और इसके चारों ओर से घेरती हुई महासागरीय प्लेट भी शामिल है। उत्तर अमेरिकी प्लेट, जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित है तथा दक्षिण अमेरिकी प्लेट व कैरिबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। दक्षिण अमेरिकी प्लेट पश्चिमी अटलांटिक तल समेत और उत्तर अमेरिकी प्लेट व कैरिबियन द्वीप इसे पृथक करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं, फिर एक एक करके देख भी लेंगे। प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक तल भी शामिल है, और यूरेशियाई प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल भी सम्मिलित है। तो पहले तो इन मुख्य प्लेटों को देख लीजिए, या इसकी एक कॉपी लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस इमेज को मैं छोड़ दे रहा हूं। अब इसमें देखिए उत्तर अमेरिकी प्लेट के बारे में लिखा था। ये है उत्तर अमेरिकी प्लेट और इसकी जो सीमा है वह यहां से लेकर यहां तक, इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे, और ये यहां तक है उत्तर अमेरिकी प्लेट। जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित है तथा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट व कैरिबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। तो यहां पर ये कैरिबियन प्लेट हो गई, ये दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र हो गया, और यहां पर इसमें पश्चिमी अटलांटिक का भाग भी शामिल है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप भी शामिल है। उसके साथ साथ इस कटक के, ये मध्य महासागरीय जो कटक है, इसके इधर का आप लोग देख रहे होंगे ये वाला, ये अटलांटिक का क्षेत्र भी इसमें शामिल है। अब ये महाद्वीपीय प्लेट क्यों है? क्योंकि इस प्लेट के अधिकांश भाग पर महाद्वीपीय क्षेत्र का विस्तार है, इसलिए ये महाद्वीपीय प्लेट है। उत्तर अमेरिकी प्लेट हो गई। दक्षिण अमेरिकी प्लेट को भी देख लीजिएगा, ये हो गई दक्षिण अमेरिकी प्लेट। यहां से लेकर यहां तक की बाउंड्री है इसकी, ये वाली दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र। इसके अलावा ये जो अटलांटिक महासागर का ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र भी दक्षिण अमेरिकी प्लेट के ही अंतर्गत आता है। अफ्रीकी प्लेट, तो अफ्रीकी प्लेट की बाउंड्री ये हो गई, इसमें ये पूर्वी अटलांटिक तल, इसके अलावा ये सारा क्षेत्र इसके अंतर्गत ही आता है। यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट की बाउंड्री यहाँ से शुरू होती है, इधर इस कटक के इधर से, तो इसमें पूर्वी अटलांटिक का ये वाला भाग आ गया, इसके अलावा ये पूरा स्थलीय भाग आ गया। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये पूरा भाग इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई। प्रशांत महासागर प्लेट, ये जो पूरा आप हिस्सा जो देख रहे हैं, इस क्षेत्र से, इस कटक के क्षेत्र से, और बाकी जो पूरा हिस्सा देख रहे हैं, ये सारा क्षेत्र आता है प्रशांत महासागर प्लेट के अंतर्गत। और इधर नीचे अंटार्कटिक प्लेट है, जहां पर नीचे अंटार्कटिका है। तो इनमें से हमने कौन कौन सी प्लेट्स देख ली? अंटार्कटिक प्लेट फिर से देख लीजिए एक बार। अंटार्कटिक प्लेट, क्योंकि नीचे अंटार्कटिका है, तो नीचे अंटार्कटिक प्लेट पर अंटार्कटिका का विस्तार है। दूसरी है उत्तर अमेरिकी प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट।
उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट 4, यूरेशियाई प्लेट 5, प्रशांत महासागरीय प्लेट 6 और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट 7। ये 7 मुख्य प्लेटें हैं और इन 7 मुख्य प्लेटों के अलावा कुछ छोटी प्लेटें भी हैं। छोटी प्लेट्स कौन कौन सी हैं अब उनको देख लीजिएगा। छोटी प्लेट्स में देखेंगे तो नाज़का हो गई, कोकोस हो गई, जुआन डी फ्यूका प्लेट हो गई, फिलीपीन प्लेट हो गई, कैरोलिन प्लेट हो गई, स्कोशिया प्लेट हो गई, अरेबियन प्लेट हो गई। ये कुछ मुख्य छोटी प्लेटें हैं, इनके बारे में भी जानकारी दी गई है। कोकोस प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। नाज़का प्लेट ये दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच है। दोनों की लोकेशन अभी हमने देखी थी। ये रही नाज़का प्लेट और ये है कोकोस प्लेट। अरेबियन प्लेट तीसरी जानकारी दी है अरेबियन प्लेट के। इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग सम्मिलित है। अरेबियन प्लेट को भी देख लीजिएगा। ये है अरेबियन प्लेट इस वाले क्षेत्र में। फिर है कैरोलिन प्लेट। ये न्यूगिनी के उत्तर में फिलीपीन व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। कैरोलिन प्लेट, फिलीपीन प्लेट। और है फ्यूजी प्लेट। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। फ्यूजी प्लेट के बारे में यहां पर जानकारी नहीं दी गई है। कैरोलिन प्लेट के आसपास ही होनी चाहिए। तो यहां पर इस मानचित्र पर जो विश्व की 7 मुख्य प्लेटें हैं और उसके अलावा कुछ छोटी प्लेटें हैं, उनकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और ये जो मानचित्र है ये एनसीईआरटी से ही लिया गया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा कि जो 7 मुख्य प्लेटें हैं आप लोग उनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आईएएस की परीक्षा में भी पूछा गया है, कई बार स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया है। 3-4 नाम लिख के दे दिए और फिर पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट है जो मुख्य प्लेट के रूप में जानी जाती है, या निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट है जो मुख्य प्लेट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट है जो मुख्य प्लेट नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो 7 मुख्य प्लेटें हैं उनके नाम आप याद कर लीजिएगा और जो मुख्य मुख्य छोटी प्लेटें हैं उनके नाम आप लोग याद कर लीजिएगा और मानचित्र पर ये अभ्यास कर लीजिएगा कि कौन सी प्लेट किस क्षेत्र में अवस्थित है। अब आगे की जानकारी पढ़ते हैं। प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती हैं। इस बात को हम लोगों ने पहले भी बीच बीच में पर्वत निर्माण इत्यादि के संदर्भ में समझा था कि ये तो हम लोगों ने समझ ही लिया कि जो प्लेट्स हैं वे प्लेटें एस्थेनोस्फीयर के ऊपर गतिशील हैं और उन प्लेटों के गतिशील होने के चलते ही उन प्लेटों के बीच में 3 प्रकार की सीमाएं बनती हैं। एक है अपसारी सीमा या डाइवर्जेंट बाउंड्री। अपसारी सीमा या डाइवर्जेंट बाउंड्री ऐसी बाउंड्री होती है जहां पर 2 प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती हैं। तो यहाँ पर जो सीमा निर्मित होगी, एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है, यहाँ पर जो सीमा निर्मित होगी उसे कहा जाएगा डाइवर्जेंट बाउंड्री या फिर अपसारी सीमा। इसके लिए देखिए, जैसे मान लीजिए एक ये इमेज ली है और एक ये इमेज ली है। पहले इस पे देखिए। अब आप लोगों को यहाँ पर जो हैरी हेस ने सागर नितल प्रसरण में जो बात कही थी वही बात आपको यहाँ पर सिद्ध होती हुई नजर आएगी। 2 प्लेटें हैं। मान लीजिए ये वाली जो प्लेट है ये प्लेट 2 है और ये वाली प्लेट 1 है। ये वाली प्लेट इस तरफ के लिए गति कर रही है और ये वाली प्लेट इस तरफ के लिए गति कर रही है। तो इसके बीच में यहां पर जो सीमा निर्मित हो रही है ये सीमा कही जाएगी अपसारी सीमा, डाइवर्जेंट बाउंड्री।
और इस अपसारी सीमा के साथ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। प्लेटें एक दूसरे से जब दूर जाती हैं तो निचले भागों से गर्म तप्त पिघला हुआ मैग्मा ऊपर की ओर निकलता है। यहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है। ज्वालामुखी का उद्गार होता है, उससे कटक का निर्माण होता है और कटक का निर्माण होता है और इस यहाँ पर नई परपटी का निर्माण होता है। यही बात हैरी हेस ने अपने सागर नीतल प्रश्न में समझाई थी। तो जो महासागरी कटक के जो क्षेत्र हैं, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला जो क्षेत्र है ये मध्य महासागरी कटक का एक उदाहरण है। ये मध्य अटलांटिक कटक है। यहाँ से ये प्लेट इस दिशा में जा रही है, ये प्लेट इस दिशा में जा रही है। तो यहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है। ज्वालामुखी के उद्गार से यहाँ पर कटकनुमा संरचना बनती है, नई परपटी बनती है। यही बात हैरी हेस ने सागर नितल प्रसरण में कही थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक दूसरे से प्लेट्स अलग जाती हैं और जब एक दूसरे से प्लेट्स अलग जाती हैं, नीचे से मैग्मा उद्गारित होता है ज्वालामुखी के रूप में और पर्वत निर्माण की घटना होती है। पर्वत निर्माण भी हो सकता है इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में ज्वालामुखी का भी उद्गार होता है क्योंकि नीचे से मैग्मा ऊपर की ओर आता है। ज्वालामुखी का भी उद्गार होता है, पर्वत निर्माण भी होता है। ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो इस क्षेत्र में भूकंप भी आते हैं। तो ये वाली जो बाउंड्री है अपसारी सीमा, इसके साथ पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी, भूकंप, नवीन परपटी का निर्माण, ये सारी गतिविधियां होती हैं अपसारी सीमा के साथ में। रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी का निर्माण भी होता है, फॉल्ट इत्यादि का भी निर्माण होता है। दूसरा है अभिसारी सीमा या कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये प्लेट 1 है और ये है प्लेट 2, तो ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से आमने सामने आकर टकराती हैं। इस अभिसारी सीमा के साथ क्या होता है कि दो प्लेट्स एक दूसरे के आमने सामने टकराती हैं यहां पर, इस प्रकार से। तो यहां पर जो सीमा बनेगी उसे कहा जाएगा अभिसारी सीमा या कन्वर्जेंट बाउंड्री। अभिसरण सीमा या अभिसारी सीमा एक ही बात है। कन्वर्जेंट बाउंड्री, इसको देख लीजिए। एक तरफ देख पा रहे होंगे आप लोग ये ओशियानिक क्रस्ट, एक तरफ एक प्लेट इधर है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर प्लेट 1 या प्लेट ए, ये हो गई प्लेट 1। इधर वाली जो प्लेट है उसे मैं मान लीजिए लिख दे रहा हूं प्लेट 2। इधर वाली जो प्लेट है वह महासागरीय प्लेट है, ओशियानिक क्रस्ट से बनी हुई है। तो ये जो महासागरीय जो क्रस्ट होती है उसका औसत घनत्व महाद्वीपीय क्षेत्र की तुलना में अधिक होता है। महासागरीय जो परपटी होती है उसका घनत्व महाद्वीपीय परपटी की तुलना में अधिक होता है। तो इस महासागरीय प्लेट का अधिक घनत्व होने के चलते ये जब टकराहट होती है महाद्वीपीय प्लेट से तो ये वाली प्लेट नीचे चली जाती है। तो जब ऐसी टकराहट होती है दो प्लेटों के बीच में तो यहाँ पर जो सीमा बनती है उस सीमा को कहा जाएगा अभिसारी सीमा। अभिसारी सीमा के साथ पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी, भूकंप, ट्रेंचेस, खाई इत्यादि का निर्माण होता है। और जो अभिसरण होता है, जहां पर अभिसारी सीमा बनती है दो प्लेटों के बीच में, तो इस अभिसरण के क्षेत्र में 3 प्रकार से अभिसरण हो सकता है। कैसे? पहला अभिसरण हो सकता है महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट के बीच, महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट के बीच, दोनों प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटें हों।
दूसरा हो सकता है महासागरीय और महासागरीय प्लेट के बीच, दोनों प्लेटें महासागरीय हों। और तीसरा हो सकता है एक प्लेट मान लीजिए महासागरीय है और दूसरी प्लेट महाद्वीपीय है, महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के बीच। तो जो अभिसरण हो सकता है वह 3 प्रकार से हो सकता है। दोनों प्लेटें अगर महाद्वीपीय महाद्वीपीय हैं तो उस अभिसरण को महाद्वीपीय प्लेट के बीच अभिसरण कहा जाएगा। ऐसा हो सकता है कि दोनों महासागरीय प्लेटें हों, कि प्लेट्स का अधिकांश भाग महासागरों से निर्मित हो, तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है। और तीसरा जो अभिसरण हो सकता है वह महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के बीच भी हो सकता है। और अभिसरण के साथ में पर्वतों का भी निर्माण हो सकता है, ज्वालामुखी उद्गार हो सकता है, भूकंप आ सकते हैं, ट्रेंच या खाई इत्यादि का भी निर्माण हो सकता है। यही बात कही थी हैरी हेस ने। फिर से समझाता हूं आपको, ध्यान करिए। हैरी हेस ने कहा था कि जो मध्य महासागरीय कटक के क्षेत्र हैं, तो मध्य महासागरीय कटक के क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में अपसारी सीमा के साथ नई परपटी का निर्माण होता है। और जब उनसे पूछा गया था कि अगर नई परपटी का निर्माण होता है तो पृथ्वी का क्षेत्रफल बढ़ क्यों नहीं जाता, इस प्रश्न के उत्तर में हैरी हेस ने बताया था कि जहां अपसारी सीमा के साथ नई परपटी का निर्माण होता है तो वहीं ये जो अभिसारी सीमा होती है, जो इन क्षेत्रों में परपटी का विनाश हो जाता है। जितनी परपटी इधर के अपसारी, मान लेते हैं कि यहाँ पर अपसारी सीमा है, यहाँ पर प्लेट अलग हो रही है। जैसे इस बात को यहाँ से समझिए, एनसीईआरटी की इस इमेज से समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपसारी सीमा है, लिखा है अपसारी प्लेट सीमा, तो जितनी परपटी इस अपसारी प्लेट सीमा पर निर्मित होती है उतनी ही परपटी इस वाली अभिसारी प्लेट सीमा के साथ में नष्ट हो जाती है। यही बात कही थी हैरी हेस ने, और यही बात प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में भी प्रमाणित होती है। तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया था कि अभिसरण सीमा या अभिसारी सीमा होती है, उसके साथ पर्वत, ज्वालामुखी, भूकंप, खाई इत्यादि का निर्माण हो सकता है। और यहीं पर मैं अभिसारी सीमा के संदर्भ में भी आप लोगों को याद दिला दूं कि भारत के उत्तरी सीमा पर जो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है वह भी महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण के परिणाम स्वरूप ही हुई है। उस बात को हम लोगों ने पहले भी समझ लिया था कि जो इंडियन प्लेट है उसके यूरेशियाई प्लेट से टकराने के चलते ही चट्टानों में बलन हुआ है और वहां पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद आ जाती है तीसरी सीमा। तीसरी सीमा को कहा जाता है रूपांतर सीमा। रूपांतर सीमा में क्या होता है कि प्लेटें ना तो एक दूसरे से टकराती हैं, ना ही एक दूसरे से पृथक होती हैं, बल्कि क्षैतिज तल में एक दूसरे के किनारे से सरक जाती हैं। इसे कहा जाता है रूपांतर सीमा। इसके लिए भी मैंने डायग्राम लिया है, ये देखिए। जैसे मान लेते हैं ये प्लेट हो गई प्लेट 1 और ये प्लेट हो गई प्लेट 2। ये वाली प्लेट इधर सरक गई, ये वाली प्लेट इधर सरक गई, तो यहां पर जो बाउंड्री निर्मित होगी उसे कहा जाएगा रूपांतर सीमा या फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट प्लेट बाउंड्री। इस वाले क्षेत्र में पर्वत निर्माण भी नहीं होता है, ज्वालामुखी उद्गार भी नहीं होता है, खाई का भी निर्माण नहीं होता है। इस सीमा के साथ केवल भूकंप आते हैं। ये तीसरे प्रकार की सीमा थी, रूपांतर सीमा। अब अगला, इसी में अगला टॉपिक है कि जो प्लेट्स हैं वो संचलित तो होती हैं,
वे दुर्बलता मंडल के ऊपर गतिशील तो होती हैं, लेकिन उसके लिए प्रेरक बल कहाँ से प्राप्त होता है। अब आप लोगों को समझ में आएगा कि आर्थर होम्स ने जो सिद्धांत दिया था उसी को यहाँ पर अप्लाई किया गया है। प्लेट को संचालित करने वाले बल कौन से हैं? प्लेट विचरण करती है या गतिशील है? आज ये अकाट्य तथ्य है। इसका मतलब है कि इस बात को लेकर सभी में मान्यता है। अब ये बात सर्वमान्य है कि प्लेटें गतिशील हैं। ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट के नीचे चलायमान चट्टानें वृत्ताकार रूप में चल रही हैं। यही बात तो कही थी आर्थर होम्स ने कि यहां से चट्टानें गर्म होकर पिघल कर ऊपर की ओर उठती हैं। उठने के बाद इस वाले क्षेत्र में इस तरफ गति करती हैं, इस वाले क्षेत्र में इधर गति करती हैं। तो इस मैग्मा के इस तरफ गति करने के चलते ये जो ऊपर की प्लेट है वह इधर के लिए गतिशील होती है और इधर वाली जो प्लेट है वह इधर के लिए गतिशील होती है। ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट के नीचे चलायमान चट्टानें वृत्ताकार रूप में चल रही हैं। उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है, फैलता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। यही चक्र बार बार दोहराया जाता है और वैज्ञानिक इसे संवहन प्रवाह कहते हैं। और इसी संवहन प्रवाह की बात की थी आर्थर होम्स ने। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति किन कारणों से होती है, यहां पर ये भी समझ लीजिएगा। पृथ्वी के भीतर या मेंटल भाग में जो ताप उत्पत्ति होती है, दो माध्यम है। एक तो रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय और दूसरा है अवशिष्ट ताप। आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था कि जो पृथ्वी थी जब निर्मित हुई थी तो उसका तापमान काफ़ी अधिक था और वह अर्धद्रवित अवस्था में थी। तभी तो पदार्थों का डिफरेंशिएशन या विभेदन हुआ था और अधिक घनत्व वाले पदार्थ नीचे चले गए थे और हल्के घनत्व वाले पदार्थ ऊपर आ गए थे। तो आरंभ में जो पृथ्वी थी वह अर्धद्रवित अवस्था में थी, अत्यधिक गर्म थी। बाहरी परत सबसे पहले ठंडी हो गई क्योंकि बाहर थी, वहाँ से एनर्जी या जो तापमान था वह जल्दी कम हो गया, इसलिए वह ठोस अवस्था में आ गई। आंतरिक भागों में अभी भी कुछ एनर्जी संचित है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान के लिए दो कारण जिम्मेदार हैं। पहला अवशिष्ट ताप। अवशिष्ट ताप वह है जो पृथ्वी के निर्माण से संबंधित है और दूसरा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में मेंटल के भाग में रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। तो उन रेडियो एक्टिव पदार्थों के क्षय से भी तापमान उत्पन्न होता है और इस तापमान के चलते मेंटल भाग में चट्टानें पिघलती हैं। पिघलने के बाद वह पिघला हुआ मैग्मा ऊपर की ओर उठता है और संवहन धाराओं के रूप में गति करता है और उन संवहन धाराओं के साथ साथ उन क्षेत्रों में जो प्लेट्स हैं वे प्लेट्स भी उन्हीं संवहन धाराओं की गति में गति करती हैं या गतिशील हो जाती हैं। ये वाला आप देखिए, यहां से मैग्मा ऊपर उठा, इधर ये वाली प्लेट इधर गतिशील हो गई, ये वाली प्लेट इधर गतिशील हो गई। यहां पर अपसारी सीमा निर्मित हो गई। अपसारी सीमा निर्मित हो गई तो यहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार हो गया और जब मैग्मा पृथ्वी के निचले भाग में इधर की ओर गति कर रहा है तो इस मैग्मा के इधर संवहन धारा के रूप में इधर गति करने के साथ ही इसके ऊपर जो प्लेट अवस्थित है वह इस तरफ गतिशील हो जाती है और इधर वाली संवहन धारा के ऊपर जो प्लेट है वह इस तरफ के लिए गतिशील हो जाती है। इस तरह से प्लेटें गति करती हैं। आर्थर होम्स ने, अब देखिए इसी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। आर्थर होम्स ने सन 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया था और आर्थर होम्स की ही बात से प्रेरित होकर और कुछ अन्य अवधारणाओं को शामिल करके हैरी हेस ने सागर नितल प्रसरण की अवधारणा दी थी और सागर नितल प्रसरण की अवधारणा के बाद आगे चलकर 1961 में सागर नितल प्रसरण दिया गया। 1967 में इन्हीं सारे विचारों को समेकित करके इंटीग्रेट करके और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दिया गया। आर्थर होम्स ने सन 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया जिसने बाद में हैरी हेस की सागर तल विस्तार अवधारणा को प्रभावित किया। दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल व उष्ण मेंटल है जो प्लेट को प्रवाहित करता है। इसी बात को हम लोगों ने अभी आर्थर होम्स के सिद्धांत में भी समझा और बाद में प्लेट टेक्टोनिक्स में भी समझा।
भारतीय प्लेट का संचलन। अब यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक्स के बाद भारतीय प्लेट के संचलन के बारे में जानकारी दी गई है। आप लोगों ने ये समझ लिया था, मैं आप लोगों को फिर से थोड़ा पीछे ले चल रहा हूँ, और पीछे ले चलने का मतलब है मैं शुरुआत में ले चल रहा हूँ आपको। ये है इंडिया का जो क्षेत्र था वह गोंडवाना लैंड का भाग था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पहले सारे स्थलखंड जो थे वह एक साथ इकट्ठे थे, उसे कहा जाता था पैंजिया। पैंजिया में विभाजन हुआ तो इसके दो खंड हुए, उत्तरी भाग लॉरेशिया कहलाया, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। इस गोंडवाना लैंड का भाग था इंडिया का क्षेत्र, ये रहा। इस इंडिया के प्लेट ने इस तरफ इस दिशा में गति करना शुरू किया, और इस दिशा में गति करने के बाद ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, और वहाँ पर इस टकराहट के क्षेत्र में हिमालय का उद्भव हुआ और वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। अब इसके बारे में क्या क्या बातें लिखी ये आप पढ़ लीजिएगा। भारत एक बृहद द्वीप था जो ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित था। लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले तक टेथिस सागर इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता था। ये रहा टेथिस, जो कि पैंथालासा का एक भाग था। लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले तक टेथिस सागर इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पैंजिया विभक्त हुआ तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना आरंभ कर दिया। इंडिया की जो प्लेट है उसमें इस तरफ के लिए गति होना शुरू हो गया। इसी बात को यहाँ पर इस वाले डायग्राम के माध्यम से दर्शाया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे लिखा है आरंभिक भारत 7.1 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ पर था भारत। 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व भारत की स्थिति यहाँ पर आ गई। 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व भारत की स्थिति यहाँ पर आ गई। 1 करोड़ वर्ष भारत की स्थिति यहाँ पर थी। ये वाली जो लाइन आप लोगों को दिख रही है ये 1 करोड़ साल पहले था, और जो वर्तमान समय है उसमें आप देखेंगे कि भारतीय प्लेट की स्थिति यहाँ पर है। ये और इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर हिमालय पर्वत है जो कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच की टकराहट या अभिसरण की वजह से निर्मित हुआ है। और भी कुछ जानकारी दी है। लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया व परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, 9th क्लास में भी पढ़ा था, 11th क्लास में भी पढ़ा था। अगली जानकारी है भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान एक प्रमुख घटना घटी थी, वह थी लावा प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण। लावा प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था क्रिटेशस काल में। भारत के प्रायद्वीपीय भाग में क्रिटेशस काल में दक्कन लावा उद्गार हुआ था, दरारी उद्भेदन हुआ था, और काफ़ी बड़े क्षेत्र में लावा का प्रवाह हुआ था। उस लावा के ठंडे होने से ही दक्कन पठार का निर्माण हुआ है। ऐसा लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था और एक लंबे समय तक ये जारी रहा था, और इस लावा प्रवाह से ही भारत के दक्कन पठार का निर्माण हुआ है। इस बात को भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगर आप इंडियन प्लेट की, भारतीय प्लेट की अगर सीमा देखना चाहें तो कहाँ कहाँ तक है, तो आप देखेंगे कि ये वाली जो लाइन जा रही है उत्तरी भाग में, ये वाली लाइन पूर्व की दिशा में म्यांमार के अराकान योमा पर्वत श्रृंखला के समानांतर ये आगे बढ़ती हुई इस तरफ चली जाती है। एक लाइन यहाँ तक ये दिखा रही है। इधर ये पाकिस्तान की सुलेमान किरथर रेंज है, उस तक एक ब्रांच इसकी लाल सागर द्रोणी की तरफ चली जाती है। दक्षिण में ये चागोस आर्कियोपेलॉजी है, इस वाले क्षेत्र में इस तरफ तक चली जाती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र ये इंडियन प्लेट के अंतर्गत आता है। और
इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट अध्याय था जिसमें महासागरों महाद्वीपों के वितरण के बारे में जानकारी दी गई थी और उससे संबंधित कई सिद्धांत थे। पहला था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो वेगनर ने दिया, फिर था आर्थर होम्स का सिद्धांत, फिर था हैरी हेस का सागर नितल प्रसरण सिद्धांत और अंत में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कि प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित था। इस क्लास को देखने के बाद इस चैप्टर को आप लोग 2-3 बार पढ़िएगा और इसमें जो मानचित्र दिए गए हैं उनका अभ्यास करिएगा और अगर कोई क्वेरी कोई जिज्ञासा रह जाती है उसे अभी नोट कर लीजिएगा, उसे हम डाउट सेशन में ले लेंगे। और आज की क्लास में इतना ही। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।